चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी थी। अब आज हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट्स का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशंस है। सबसे पहले देखिए, हमने एक मैट्रिक्स ली है। ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप जानते हो कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उनको हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात? यस। अब बेसिकली डिटर्मिनेंट है क्या? अगर इस पहली बात तो ये देखिए कि जो डिटर्मिनेंट्स है वो केवल तभी निकाल पाएंगे हम जब मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर होगी। मींस नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होने चाहिए। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा। तो चलिए, अगर हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख दें। यस, देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is called determinant of that matrix. The representation of the element of a square matrix in this form are known as determinant. बच्चों क्लियर हो गया क्या होता है डिटर्मिनेंट? मालूम हो गई ये बात? क्या अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को इस नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दें तो हम कहेंगे कि दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? अब इस डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तो ये है कि ए के ऊपर ये इस टाइप से दो वर्टिकल रॉड लगा दे दोनों तरफ। ये जो नोटेशन है बच्चों, ये मॉड का नोटेशन नहीं है। आपने पढ़ा होगा मॉड को भी हम इसी ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है? डिटर्मिनेंट के लिए। क्लियर है बच्चों? और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने इसको इस ढंग से लिखा, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। और कैसे डिनोट कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तीनों का एक ही नोटेशन है। हम इसको डेल्टा से या मैट्रिक्स के दोनों तरफ ये दो रॉड लगा दी इस टाइप से, या डिटर्मिनेंट ए, या कहीं कहीं पर हम इसको डी से भी डिनोट कर देते हैं। बात क्लियर हो गई? ये हमारा डिटर्मिनेंट है। तो जैसे हमने 3x3 ऑर्डर का लिया, डिटर्मिनेंट कैसा भी हो सकता है, 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है। 2x2 ऑर्डर का कैसे? जैसे देखिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स थी डबल ऑर्डर की, यानी कि 2x2 की, तो देखिए A11, A12, A21, A22, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जनरली जो डिटर्मिनेंट हम पढ़ते हैं बच्चों, क्या होता है? वो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या मैक्सिमम फोर्थ ऑर्डर। इससे ज्यादा ऑर्डर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। बात क्लियर है? अब डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे? और सेकेंड थिंग, सबसे पहले बच्चों में ये और बता दूं यहां पे आप लोगों को कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस अगर नोटेशन वाइज मैं देखूं तो मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट को ये दो वर्टिकल रॉड दोनों तरफ लगा के एलिमेंट को लिखेंगे। पहला डिफरेंस नोटेशन का है। दूसरा डिफरेंस बच्चों, मैट्रिक्स को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, डिटर्मिनेंट का हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। मींस डिटर्मिनेंट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। क्लियर है बच्चों? थर्ड चीज अभी प्रॉपर्टी में भी बताऊंगा मैं आपको। अगर हम किसी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। यानी कि किसी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे हम तो वो ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स बन जाएगी। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर इंटरचेंज करते हो तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मींस सेम डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है बच्चों? ये बेसिक इनके डिफरेंस है जो हम पता करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि साहब हम डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करें, कैसे हम उसको फाइंड आउट करें। तो चलिए देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है। जैसे हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की बात करें तो कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे?
यस देखिए सिंपल, ये तो बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम ये पहले क्या होगा A11 A22 यानी कि आमने सामने का मल्टीप्लाई माइनस फिर दूसरा क्रॉस यानी कि A21 एंड A12। ये बेसिकली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखना बच्चों, ये एक डिटर्मिनेंट है 3 4 1 2। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो सिंपल क्या हो जाएगी 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 6 माइनस 4 मीन्स 2। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 हो गई। लेकिन अगर यही मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा होता तो हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते थे, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। इसलिए बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट एक नंबर है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालते हैं हम, निकल जाती है, बट मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलती। ये बच्चों क्लियर हो गई बात। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बच्चों एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। यस ये एक डिटर्मिनेंट है, जनरली केस ले लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। क्लियर है बच्चों। अब मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लानी है, निकालनी है। तो देखिए बच्चों इसको हम किसी भी ढंग से निकाल सकते हैं। ये हमारी आप जानते हो रो है R1, ये R2, ये R3। क्लियर है बच्चों। ये कॉलम C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम बोलते हैं। ये बात क्लियर है। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दीजिए। कैसे, चलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे एक्सपेंड अलोंग R1। मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। तो चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले ये जो पहला एलिमेंट है R1 का उसको लिखेंगे और उससे जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। क्या बचा बच्चों हमारे पास। अब देखिए इधर A22 A23 A32 A33 बचा कि नहीं बचा भाई। हमने A11 से जाने वाली रो और कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया और A11 बाहर लिख दिया और अंदर जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर बचा है उसको यहां लिख दिया माइनस A12। नेक्स्ट अब सवाल ये कि जी यहां तो आपने प्लस लगाया था, यहां माइनस कैसे लगाया। तो बच्चों इसका साइन कन्वेंशन है, डिटर्मिनेंट को खोलेंगे जब हम कैसे, देखिए साइन कन्वेंशन है हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलेंगे। अल्टरनेट कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है। और कैसे भी चल सकते हैं आप, रो के अलोंग भी चल सकते हैं, कॉलम के भी अलोंग, कॉलम के अलोंग भी चलेंगे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसलिए मैंने A12 से पहले यहां पर माइनस लगाया। बात क्लियर है या नहीं है। तो चलिए अब A12 से जाने वाली कॉलम और रो को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा अब हमारे पास A21 A23 A31 A33। देखिए बच्चों जल्दी से फिर दोबारा से, क्या मैंने A12 से जाने वाला कॉलम और रो डिलीट करा तो मेरे पास क्या क्या एलिमेंट बचा था, ये और ये, इनको मैंने यहां लिख दिया। प्लस A13। अब बच्चों A13 एलिमेंट ये है ना, अब इससे जाने वाला कॉलम और रो को डिलीट कर दीजिए तो क्या बचा हमारे पास A21 22 A31 32। बात समझ में आई या नहीं आई। सेकेंड ऑर्डर को कैसे हम एलिमिनेट, कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे, वो मैं आपको इस तरह दिखा चुका हूं। तो चलिए अभी हमारी प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व नहीं हुई है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या आएगा A11, अब इसको कर दीजिए
A22 A33 A32 A23 माइनस A12 A21 A33 A31 A23 प्लस A13 A21 A32 A31 A22। जल्दी बोलिए बच्चों, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? भाई ये तो हम अंदर के डिटर्मिनेंट को ओपन कर ही सकते हैं, वही मैंने बस सिर्फ मल्टीप्लाई करके उसको लिखा है। तो इस ढंग से हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल देंगे। अब सवाल ये है, कोई बच्चा ये कहेगी जी आपने तो R1 के अलॉन्ग निकाला इसको, मैं तो इसको साथ कॉलम C1 के अलॉन्ग निकाल लूंगा। तो कैसे निकालोगे? फिर मैं क्या करता हूं, यहाँ A11 और यहां पर चूंकि ये साइन प्लस था फिर माइनस आना था, तो यहां मुझे क्या लेना था, A21 लेना था। और अंदर इस एलिमेंट से जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट करके जो बाकी एलिमेंट बचते वो लेंगे। फिर प्लस यहां A31 की जगह 31 लेता मैं, और फिर इससे जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट करके जो एलिमेंट बचेंगे वो लूंगा और उसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं ये बात, दोनों ही केसेस में चाहे आप उसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें और चाहे C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, दोनों ही केसेस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या कंक्लूजन निकला इस बात से? इस बात से कंक्लूजन निकला कि चाहे डिटर्मिनेंट को R1 के अलॉन्ग ओपन करो, चाहे R2 के, चाहे R3 के, चाहे C1 के, चाहे C2 के, चाहे C3 के, किसी भी लाइन के अलॉन्ग एक्सपेंड करे, रिजल्टेंट ऑलवेज सेम होगा। बात क्लियर है? तो चलिए बच्चों, इसको नोट करना है तो देखिए, वरना मैं फिर इसको आगे करता हूं। चलिए देखिए बच्चों, अब किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे खोल के कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे, ये गिवन है। एक एग्जांपल मैंने दिया, एक डिटर्मिनेंट x2 18x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 6 to 18 6। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए बहुत सिंपल है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए अलॉन्ग R1 C1, क्योंकि ये तो सेकंड ऑर्डर है इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर, या सिंपल देखिए x इंटू एक्स माइनस 18 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 6 18 इंटू 2। तो क्या बना बच्चों, ये एक्स स्क्वायर 36 क्लियर है बच्चों? ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। इस ढंग से आप किसी भी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट अभी मैंने आपको दिखाया था किस ढंग से हम ओपन करेंगे, वो आपके सामने था। अब बात ये है बच्चों कि हम डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ते हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट की हमें क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, बेसिकली डिटर्मिनेंट का जो यूज करते हैं हम किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसका यूज किया जाता ताकि इसकी प्रॉपर्टी यूज करके कैलकुलेशन को इजी कर ले। बेसिक जो एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का, सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वो क्या है, कैलकुलेशन को इजी करना। अब कैलकुलेशन को साहब कैसे इजी करता है ये, तो बच्चों मैं इसी पे ही अब अगले 10 से 15 मिनट आपको इसी बात पे हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको बता दूं कि इस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा हम उनको कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों जल्दी से, यस प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, अगर किसी डिटर्मिनेंट, कोई देखिए बच्चों डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 3 2 8, बात क्लियर हुई। अगर इस डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें, पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, इस डिटर्मिनेंट के रो को, यानी कि आप खुद देखिए रो को कॉलम में मीन्स 1 4 3
2 5 2 3 6 8, अगर मैं ऐसा कर दूं तो जो ये डिटर्मिनेंट आएगा इसकी वैल्यू वही रहेगी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऊपर आपने निकाली। तो देखिए बच्चों जल्दी से, इसको मैं डैश बोल दे रहा हूं, डैश बोल देते हैं या डी, जो भी आपका, इवन आप छोड़ दीजिए कि मैं इसको डैश से नाम दूं, मैं इसको डी से नाम दे रहा हूं। फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई डिटर्मिनेंट ए गिवन था, अगर उसमें रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दूं तो डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि जो अब ये न्यू डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू वही आएगी जो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू। बात क्लियर हुई? तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बेसिकली हम? अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो ये एक मैट्रिक्स थी और ये क्या बन जाएगी, ट्रांसपोज ऑफ दैट बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इससे क्या प्रॉपर्टी आई हमारी, ए डैश का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उनकी वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है बच्चों ये बात? अब चलिए देखें नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये एक डिटर्मिनेंट है, अगर इसकी कोई सी दो रो या दो कॉलम आपस में मैं इंटरचेंज कर देता हूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगा बच्चों वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। फिर सुन लीजिए, अगर इस डिटर्मिनेंट की कोई सी दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देता हूं मैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मैंने क्या करा, C1 C2 चेंज कर दिए, 2 5 2 1 4 3 3 6 8। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू मैं निकालूंगा उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी, बस केवल साइन का अंतर आएगा, यानी कि साइन इसका सिर्फ निगेटिव हो जाएगा। बच्चों क्लियर हो गई दोनों प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, यदि किसी डिटर्मिनेंट में यस कोई एक ही डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ, क्या मतलब निकला इस बात का? अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल से मतलब समझ रहे हो, यहाँ R1 में एलिमेंट ए बी सी हैं और R2 के क्या एलिमेंट है बच्चों, R2 के एलिमेंट भी ए बी सी हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब ये साहब हम कैसे मान ले 0 होगी? मत मानो, आप एक्सपेंड कर लीजिए इसको और अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। जो एक्सपेंशन का तरीका मैंने आपको बताया ही है कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेगी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट, इसी का या तो सब प्रॉपर्टी बोल दो या इसी का एक कोरोलरी के नाम पे कुछ भी आप कह सकते हो। क्या? अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। जैसे ए बी सी के ए के बी के सी डी ई एफ, तो बच्चों ऐसे में क्या करूंगा, मैं सेकंड रो से के बाहर निकाल लूंगा, जल्दी बोलो। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी 2 मिनट पहले ऊपर मैंने 0 बताई थी कि नहीं बताई थी, तो भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो क्या कंक्लूजन निकला, अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट अगर आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, और अगर कोई दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। देखो बच्चों इसे जल्दी से, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। ये एक डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया जिसके एलिमेंट ये गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्लियर है बच्चों? अब प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या बोल रही है, 4 नंबर,
क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उसकी सब प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसलिए इसको मैंने 4 नंबर दे दिया। देखिए क्या है प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स ऑफ द ओल्ड डिटर्मिनेंट बन जाएगी। मीन्स मैंने यहाँ पर R1 रो R1 में k से मल्टीप्लाई किया, तो जो अब ये डिटर्मिनेंट आएगा इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो k टाइम्स ऑफ द ओल्ड डिटर्मिनेंट आएगी। कैसे आएगी, मैंने यहाँ पे k कॉमन निकाल लिया, बाहर k कॉमन निकालते ही अंदर ये बचा जो पुराना डिटर्मिनेंट था वो उसकी वैल्यू आई। अब इसको कैसे करेंगे, इसको मैंने एक्सपेंशन का तरीका बता ही दिया है, आप इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल देंगे। बच्चों यहाँ पे और देखिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, चलिए मैं इसके बाद अभी बताता हूँ, पहले 5 नंबर देखिए। यस, अब इधर देखो, अगर कोई डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम, अगर किसी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम एक से अधिक एलिमेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस की गई है तो जितने एलिमेंट के सम के रूप में वो रो या कॉलम डिफाइन किया है उतने ही टाइम्स हम उस डिटर्मिनेंट को बाइफरकेट कर देंगे। जैसे यहां R1 जो रो है उसके एलिमेंट है a प्लस लैम्डा, b प्लस लैम्डा, c प्लस लैम्डा। बात क्लियर है कि नहीं है? है जी। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, चूंकि 2 एलिमेंट के सम के रूप में है तो इसे हम 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कैसे, a d g b e h c f i पहला डिटर्मिनेंट प्लस लैम्डा डी जी लैम्डा ई एच लैम्डा एफ आई। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट है बेसिकली इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दिस प्लस दिस डिटर्मिनेंट के। ऐसा हमने क्यों करा जी, सिर्फ इसलिए करा ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। हो सकता है हमारी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो। अब ये आपके यहाँ बोर्ड में 1 नंबर में 2 नंबर में ये प्रॉब्लम्स इस पे पूछी जाती है अक्सर। अब देखिए क्या जी, ये 2 एलिमेंट के सम के रूप में था, 2 में आपने इसको बाइफरकेट करा। अब बच्चों जरा और सुनना, मान लीजिए रो R2 3 एलिमेंट के सम के रूप में लिखा होता और रो 3 के एलिमेंट 4 एलिमेंट के सम के रूप में लिखा होता, तो टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट कितने बनते हमारे, 2 × 3 × 4, यानी कि 24 डिटर्मिनेंट में हम इसको बाइफरकेट कर देते। बात क्लियर हुई? जैसे भाई यहाँ पे a प्लस लैम्डा, b प्लस लैम्डा, c प्लस लैम्डा है, यहीं जैसे d प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, e प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4, f प्लस लैम्डा 5 प्लस लैम्डा 6, यानी कि 3 एलिमेंट हो गए। ऐसे ही यहाँ 4 एलिमेंट के सम के रूप में होते, तो टोटल डिटर्मिनेंट में कितने में बाइफरकेट करते हैं हम इसको, 24। या आपके यहाँ 1 नंबर में नॉर्मल भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बोर्ड लेवल पे, इवन कंपटीशन लेवल पे भी पूछी जाती है प्रॉब्लम्स, अगर आप जेईई मेन वगैरह इस टाइप से देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 6 नंबर, बहुत सिंपल है बच्चों। क्या है जी, कोई एक डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है सिंपली, अगर इस डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट में अगर ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में अगर ऐड करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे मैंने क्या करा, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट था, इस डिटर्मिनेंट की R2 में रो 2 में मैंने k से मल्टीप्लाई करा, तो k से मल्टीप्लाई करके R2 क्या हो गई, KD KE KF। बात क्लियर है? और इसको R1 के एलिमेंट में मैंने ऐड कर दिया, तो अब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो वही होगी जो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। बस बच्चों ध्यान ये रखना है, अगर मान लीजिए मैंने जैसे k से मल्टीप्लाई करा था तो KD A में ही ऐड होना चाहिए, KE B में और KF C में। ये नहीं है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड किया, मींस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही उसको हमें ऐड करना है। इस बात का आपको ध्यान करना है। अब वापस बच्चों मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आ रहा हूं।
आप 1 मिनट इसको जरा नोट कर लीजिए, देख लीजिए इसको। चलिए देखिए, यस बच्चों, क्या समझाना चाह रहा था मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में? देखिए मैंने अभी क्या कहा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया डिटर्मिनेंट है वो उसका k टाइम हो जाएगा। बताया था कि नहीं? अब यहाँ पे आइए, ये आपका डिटर्मिनेंट गिवन है या नहीं है? ये देखिए, अब इसके प्रत्येक एलिमेंट को मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। प्रत्येक एलिमेंट को कर रहा हूं बच्चों। तो अब क्या होगा? अब ध्यान देना, R1 में से k, R2 में से k, R3 में से k, तो k क्यूब आएगा और अंदर A B C D E F G H I ये बचेगा कि नहीं बचेगा? तो जो न्यू डिटर्मिनेंट है वो k क्यूब इंटू ओल्ड डिटर्मिनेंट बन जाएगा। यानी कि k क्यूब से मतलब है सीधे सीधे जितने भी ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट है, अगर थर्ड ऑर्डर का है तो k क्यूब हो जाएगा। और यहीं आपका अगर ऑर्डर मान लीजिए n होता तो डेल्टा 1 इक्वल टू k की पावर n इंटू ओल्ड डिटर्मिनेंट होता। बात समझ में आई या नहीं आई? अब ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर हो गई? इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? कुछ भी, थर्ड ऑर्डर भी, फोर्थ ऑर्डर भी, सिक्स्थ ऑर्डर भी। ये ऐसे कैसे पता चला हमें? आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान से देखिए। अभी एक मैट्रिक्स है A, देखिए बच्चों मैं मैट्रिक्स के रूप में लिख रहा हूं A B C D E F G H I। अब जरा 3A मैट्रिक्स देखना, तो इसका मतलब जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? चलिए देखिए, इधर वाले को मैं हटा रहा हूं, ये पहले आप नोट कर चुके हैं। यस, ये आपका 3 मैट्रिक्स हो गया। अब बच्चों ध्यान देना है, अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। सारे एलिमेंट लिखूंगा 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये मैंने इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ले लिया। तो डिटर्मिनेंट 3A इक्वल टू, अब इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3 बाहर निकालूंगा या नहीं? अंदर क्या बचेगा? A B C D E F G H I। तो 3 डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 3 क्यूब डिटर्मिनेंट A आया कि नहीं आया? मैं समझता हूं मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। क्या कोई डिटर्मिनेंट जितने भी ऑर्डर का है उतने उसकी पावर बढ़ जाएगी और ओल्ड डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा है। ठीक, अब यहीं पे एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखो। अगर ये डिटर्मिनेंट है हमारा A B C D फॉर एग्जाम्पल, और मुझे ट्वाइस A डिटर्मिनेंट लेना है, तो ट्वाइस डिटर्मिनेंट का मतलब ये होगा। क्यों? क्योंकि अब जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिटर्मिनेंट के एलिमेंट में, तो इसका मतलब साफ साफ है कि किसी एक रो या कॉलम के ही एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। जब मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारा, अब यहां मैं जब निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? सॉरी, ये देखिए, मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई करा। अब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकालूंगा मैं, वो किसके इक्वल आ जाएगी? इसमें से 2 बाहर निकालूंगा, ये डिटर्मिनेंट A बन जाएगा। सेकंड ऑर्डर है इस ढंग से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में कितना हो जाता है? यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाता है।
जैसे मैंने ये किया। तो इसको थोड़ा सा ढंग से आप देख लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। चलिए बच्चों, ये हमारी कितनी प्रॉपर्टी हो गई? लगभग 6-7 प्रॉपर्टी हमारी ये हो चुकी। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी हमारी और है। बेसिकली उस प्रॉपर्टी में मुझे माइनर एंड कोफैक्टर मींस कोफैक्टर का यूज करना है। और कोफैक्टर अभी मैंने माइनर कोफैक्टर आपको नहीं बताया क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बताऊंगा। ये मैं आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बता दी है। अब प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है, मींस असली जो गेम है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो सिर्फ उनका नामकरण किया था अभी तक हमने। अब उनको कैसे अप्लाई करेंगे, उनको अप्लाई करके कैसे कैलकुलेशन को इजी करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमें डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व आउट करना है इन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो उसको हम उस प्रॉपर्टी को भी बाकी कैसे सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे। थैंक यू।